तो आज के वीडियो में सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन वर्नर थ्योरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए दी गई थी। वर्नर साहब ने क्या काम किया? वर्नर साहब ने कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और उसके साथ अमोनिया के भिन्न भिन्न मोलर रेशियोज लिए। तो COCl3 के साथ एक बार उन्होंने अमोनिया के 6 मोल लिए, फिर 5 मोल लिए, फिर 4 मोल लिए और फिर उन्होंने 3 मोल लिए और ये देखने की कोशिश की कि इनमें कितने क्लोराइड्स आयोनाइजेबल हैं। तो जो फर्स्ट वाला केस है, इस फर्स्ट वाले केस के अंदर इन्होंने AgNO3 का एक्सेस मिला करके देखा कि यहाँ पर 3 क्लोराइड्स आयोनाइजेबल हैं, क्योंकि उनको 3 मोल AgCl मिले प्रति मोल इस कंपाउंड के। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर ये जो तीनों के तीनों क्लोराइड्स हैं वो आयोनाइजेबल हैं। इस वाले सिस्टम के अंदर 2 मोल AgCl मिले। 2 मोल AgCl का मिलना इस बात का इंडिकेशन है कि इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ 2 ही क्लोराइड आयनाइजेबल हैं, एक क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं है। फिर इस कंपाउंड में देखा गया कि एक ही क्लोराइड आयनाइजेबल है और इसमें कोई भी क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं है। तो जो AgCl के मोल्स बने उनकी मात्रा का एस्टिमेशन करने के बाद वर्नर साहब ने कहा कि ये जो अपने पास इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिनको उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा कि इनके अंदर 2 प्रकार की वैलेंसीज पाई जाती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी वैलेंसीज पाई जाती हैं? एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब सिंपल सी बात मैं ये कहूँ कि जो यहाँ पर मेटल एटम आयन होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके ऊपर जो चार्ज होता है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको न्यूट्रलाइज जितने एनायंस के द्वारा किया जाता है, जितने एनायंस के द्वारा किया जाता है जितना, तो उसे क्या कहते हैं अपन कि वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अर्थात अपने पास जो मेटल कैटायंस हैं उनकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा एनायन के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है। और ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले आयंस हैं अपने पास ये हमेशा आयोनाइजेबल हों। जैसे यहाँ पर तो तीनों क्लोराइड है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन याद रखना ये तीनों के तीनों ही आयोनाइजेबल हैं। लेकिन इस वाले केस में 2 क्लोराइड आयोनाइजेबल हैं, एक क्लोराइड आयोनाइजेबल नहीं है। इसका मतलब जो 2 क्लोराइड आयोनाइजेबल हैं वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। साथ ही याद रखना कि जो क्लोराइड आयोनाइजेबल नहीं है वो भी इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन याद रखना अगर एनायन आयोनाइजेबल नहीं है तो वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई तो करता ही करता है, साथ साथ में उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी इस वाले केस में 2 क्लोराइड सिर्फ इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और जो एक क्लोराइड आयन है वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। याद रखना जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले एनायंस अथवा न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं वो आयोनाइजेबल नहीं होते हैं, अर्थात ये नॉन आयनिक नेचर की होती है। कौन सी? जो सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर साहब ने कहा कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनमें 2 प्रकार की वैलेंसी पाई जाती है, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो मेटल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एनायंस की आवश्यकता होती है और वो सभी एनायंस उस मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन आयनिक नेचर के होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे ऊपर वाले केसेज में अपन ने देख ही लिया। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, यहाँ पर ये वाला केस देखते हैं। इस वाले केस में देखो जो बाहर की साइड में क्लोरीन है अपने पास, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है जो बाहर की साइड में अपने पास, और जो अंदर की साइड में 2 क्लोरीन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए, जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले लिगेंड्स होते हैं और मेटल आयन जो होता है उनको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये दोनों क्लोराइड इसकी प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बाहर वाला सिर्फ किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1 डिग्री को। ध्यान रहे जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं इसके साथ, वो हमेशा
क्या करते हैं, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर नहीं सकते, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स देकर के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और सीधी सी बात है, वो बीच वाले जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं अपने पास एनायंस, उनके बारे में पूछेगा कि ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ, या सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी अपने पास कोई एनायंस आए तो याद रखना वो हमेशा प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो, जो वर्नर साहब थे उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किया उसको वेरीफाई करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए अन्य मेथड्स को भी काम में लिया, जिनमें एक तो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के द्वारा हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या निकालते हैं, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या निकालते हैं, और जो कंडक्टेंस है उसके द्वारा अपन क्या काम करते हैं, चार्ज की मात्रा का आकलन करते हैं, चार्ज कितना है उसका एस्टिमेशन करते हैं। तो जरा एक बार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो, अगर अपने से कोई ये पूछ ले कि इस सब्सटेंस का एक मोल लेकर के वाटर में डिजोल्व किया जाए, ध्यान से सुनिए, इस सब्सटेंस का एक मोल लेकर के वाटर में डिजोल्व किया जाए तो कितने मोल पार्टिकल्स बनेंगे। तो अपने को पता है 3 तो क्लोराइड आयंस बनेंगे और एक अपने पास CO6NH3 स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद 3 प्लस चार्ज, यानी टोटल 4 पार्टिकल्स अपने को मिलेंगे। तो यहाँ 4 पार्टिकल्स मिलेंगे, यहाँ 3 पार्टिकल्स मिलेंगे, यहाँ 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, और यहाँ सिर्फ एक ही पार्टिकल मिलेगा। तो ये पार्टिकल्स की संख्या का जो आकलन है वो वर्नर साहब ने किसके द्वारा कर लिया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड के द्वारा। इसी तरह से अपन चार्ज का आकलन भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक तरह से 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, 3 प्लस चार्ज वाली स्पीशीज होगी और 3 क्लोराइड आयंस होंगे। यहां पर अपने पास जो क्लोराइड आयंस 3 थे वो यहां पर घट करके कितने हो जाएंगे, जो वाटर के अंदर जाएंगे 2, यहां पर एक ही क्लोराइड रह जाएगा और यहां पर एक भी क्लोराइड आयन है, यानी चार्ज की मात्रा क्रम से क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसका आकलन भी उन्होंने क्या कर लिया, कंडक्टेंस के द्वारा कर लिया, और इनके आधार पर फिर उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट्स की पुष्टि की थी। अब अपन अगले वीडियो के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे।